मैं हूं अंकित अवस्थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत की सरजमी पर पैर रख चुके हैं, लेकिन उनके आते ही भारत में एक बात बयान के रूप में शुरू हो चुकी है। क्या यूके पीएम की भारत यात्रा यूके के कहीं पुराने ख्वाबों को तो नहीं जगाने वाली है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद पधार रहे हैं और वो अपने देश में इस तरह से अनाउंस करके आए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। वो अपने देश में इस तरह से अनाउंस करके आए हैं कि भारत के साथ व्यापार करके उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इवन यूके में इस घटना को ऐसे दिखाया जा रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटिशर्स की विदेशों के साथ हुई ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न दिमाग में खड़े होने लगते हैं। जब बात मुक्त व्यापार समझौते की हो और ब्रिटेन के साथ व्यापार की हो, तो ऐसे में क्या हम भारत के फिर से स्वर्णिम इतिहास की ओर झांके? क्या हम फिर से चिंतित हो जाएं उन दिनों के लिए जब ब्रिटिशर्स ने भारत को कुछ इस तरह तक पहुंचा दिया था? जब भारत पहले मुगल आक्रांताओं के कब्जे में रहा, मध्यकालीन भारत के अंदर जिस तरह से विदेशी आक्रांता भारत में आते रहे और बाद में यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने भारत को गुलाम रखा। ऐसे हालात रहे कि कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने भारत की सभी संपत्ति को या फिर कहिए तो संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया था। आज सवाल इसी बात पर है कि क्या ये ब्रिटिशर्स फिर से हमारे दमन के लिए भारत आ रहे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि यूके पीएम जिस तरह से अपने देश में, जिस तरह से अपने साथ में 100 से अधिक बिजनेसमैन के कारवां को लेकर के भारत में पहुंचे हैं, अपने देश में अनाउंस करके पहुंचे हैं कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या हमें चिंतित होने की आवश्यकता है? क्योंकि 100 से अधिक बिजनेस ब्रिटिश के भारत में अगर पहुंच रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यादें ताजा करा देते हैं। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार के लिए ही आई थी और भारत में व्यापार के बाद में उन्होंने भारत का जो हाल किया वो सबने देखा। ऐसे में आज के सेशन में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्रिटिश पीएम भारत के आगमन पर जिस तरह की तस्वीर खिंचा रहे हैं, क्या यह भविष्य के लिए एक रेफरेंस तस्वीर बन जाएगी? क्या ये वीडियो जिसके अंदर ब्रिटिश पीएम की इस बात के ऊपर तारीफें हो रही हैं कि वो अपने जहाज में 100 से अधिक बिजनेसमैन को भारत ले जा रहे हैं सीधा सीधा व्यापार के लिए जगह दिलाने, ऐसे में आने वाले समय में कहीं ये वीडियो उस रेफरेंस में तो याद नहीं किया जाएगा कि देख लो यही वो दिन था जिसके बाद भारत और ब्रिटेन फिर से 200 साल पुराने इतिहास में पहुंच गए थे? ये तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब आज के सेशन में हम तलाशेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ने अपनी इतनी परतंत्रता के बाद, आजादी के इतने साल जीने के बाद कुछ तो सीखा होगा, कहीं ना कहीं इससे निपटने की तैयारियां की होंगी। क्योंकि दुनिया आज जिस तरह से अमेरिका से व्यापार करके आधुनिक तरीके से गुलाम है, नव उपनिवेशवाद के दौर में जी रही है, ऐसे में क्या ब्रिटेन के साथ भारत फिर से उस पुरानी घटना को दोहराने का प्रयास कर रहा है? आज के सेशन में विस्तार पूर्वक सभी पर चर्चा होगी और चर्चा करते हुए हम समझेंगे कि इनसे बचने का भारत के पास तरीका क्या है। क्या भारत भी इस रिश्ते से कुछ पाएगा जिससे ब्रिटेन को इतनी उम्मीदें हैं? इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले साथियों में एक जरूरी बात बता दूं, क्योंकि भारत में इस समय सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा माहौल है कि ये कुछ तो गड़बड़ करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि इतिहास याद दिला रहा है। तो साथियों, अब आपके सामने इस पूरी घटना का विश्लेषण इसी तरीके से कि चलिए समझते हैं कि ब्रिटिशर्स की भारत यात्रा और भारत के निपटने के तरीके क्या होंगे। आइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह आप मुंबई में पहुंचे और 100 से अधिक लोगों का डेलीगेशन लेकर पहुंचे। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ साथ भर करके इसके अंदर बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स थे। भारत के अंदर उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर के द्वारा, देवव्रत जी के द्वारा, साथ में सीएम, डेप्यूटी सीएम, दोनों डेप्यूटी सीएम के द्वारा रिसीव किया गया। पहला सवाल तो यही कि आप मुंबई क्यों पहुंचे, दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे? यानी कि यह एकदम स्पष्ट संदेश है कि भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई है और यूके भारत के साथ व्यवसाय करने आ रहा है। ऐसे में व्यावसायिक राजधानी से ही चर्चा हो और इसी कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री भी कल मुंबई जाएंगे। वहां पर नवी मुंबई के अंदर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा और साथ ही साथ में आपकी और इनसे मुलाकात भी होगी। फिलहाल के लिए आप यहां पर पहुंचते हैं, आपका भव्य स्वागत होता है, लेकिन इनके स्वागत की चर्चा भारत से ज्यादा ब्रिटेन में होती है। भारत में इनकी चर्चा को फिर भी आपने कुछ एक अखबार और मीडिया हाउसेस में देखा हो, लेकिन ब्रिटिशर्स मीडिया ने इस पूरी खबर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। भारत ने एज यूजुअल इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है कि हां भाई, आप आ गए हैं, स्वागत है आपका। आप चलने से पहले जिस तरह का माहौल बनाकर चले, तो ब्रिटेन में भारत की तरफ, ब्रिटिशर्स भारत की तरफ फिर से बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। साथियों देखिए ना, मतलब समय का पलड़ा कैसे फिरता है।
एक समय था जब भारत को इन लोगों ने अपना गुलाम बनाया था। ये वो लोग थे जो भारत पर राज किए थे और हमें इस तरह से दिखाते थे कि तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, हम तुम पर राज करके तुम पर एहसान करते हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी इन्होंने हमारे ऊपर डाल दी थी कि अंग्रेजों को तो ईश्वरीय आशीर्वाद है, ये हम पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, हमें सुधारने के लिए धरती पर आए हैं। आज जब ये निकल रहे हैं अपने देश से तो तालियां बजाकर स्वागत हो रहा है कि आप इंडिया जा रहे हैं, आप इंडिया में अपॉर्चुनिटी तलाशने जा रहे हैं, इंडिया से आप व्यापार करने जा रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक 75 से 80 साल के इस दौर में भारत ने फिर से अपने आप को वहां खड़ा कर दिया कि आज ब्रिटेन फिर से हमारी तरफ देख रहा है। साथियों, ये दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने भारत को लूट कर 200 साल तक अपने आप को डेवलप किया और आज जब ये वापस भारत तक आने के लिए मजबूर हुए हैं तो इससे हम भारतीयों के अंदर ये भाव तो पैदा हो जाना चाहिए कि हम में कुछ तो बात है, हमें कुछ तो ऐसा है कि दुनिया का हर देश हमारी तरफ देख रहा है। हर देश को भारत चाहिए, चाहे प्यार करके चाहे तकरार करके। आज अमेरिका जो भारत से ठना कर बैठा है उसमें भी कहीं ना कहीं यही तो भाव है कि भारत डिसाइडिंग फैक्टर है। आज ब्रिटिश पीएम की इस हालत को देख करके भारत के अंदर तो तमाम तरीके के कमेंट्री चल रही हैं कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से खोलने आ रहे हो क्या मतलब फिर से हम पुराने इतिहास की तरफ जा रहे हैं क्या? क्योंकि यहां के पत्रकार जो ब्रिटेन के हैं वो भारत में आकर के रिपोर्टिंग में भारत आए हुए कीर स्टारमर की समय की जो यात्रा है उसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि भारत तो पलक पांव ने बिछाकर बैठा है कि बस आप आ जाओ, हम आपके इंतजार में हैं। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुंबई आगमन पर पोस्टर्स लगे हैं, अखबारों में विज्ञापन छपे हैं। कीर स्टारमर का उत्साह आप इस बात से देख सकते हैं कि वो जिस हवाई जहाज से चल रहे थे उस हवाई जहाज के अंदर उन्हीं के साथ में कुछ उद्योगपति बैठे थे। उन उद्योगपतियों को संबोधित करने के लिए वो कॉकपिट में घुस जाते हैं। पायलट जिस माइक से सबको संबोधित करता है आप उसी माइक से सबको संबोधित करने लगते हैं। आप इस भाषा को यहां पर पढ़कर देखिएगा। आई एम इन द कॉकपिट एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू BA फ्लाइट 9100 टू मुंबई। आप इसमें बता रहे हैं इट्स रियली फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल ऑन बोर्ड। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड मिशन टू इंडिया दैट द UK हैज एवर सेंट। अगर ये एवर सो आई एम मच लुकिंग वर्किंग विद यू एज, इसका केवल इतना सा मन निकाल लीजिएगा। अगर ये एवर लगाकर बोल रहे हैं, ब्रिटेन हमारी तरह कभी गुलाम नहीं था, इन्होंने हम पर राज किया, उसके बाद इनके जो हालात हो गए वो बात अलग है। अगर ये उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि अब तक का हमारा सबसे बड़ा मिशन भारत जा रहा है तो ये कितनी सिग्निफिकेंट बात होगी। प्रधानमंत्री इतने उत्साह में हैं कि अपने साथ उद्योगपतियों को ला रहे हैं। खैर, हम भारतीयों के साथ एक बड़ा संकट है। हम भारतीय प्रधानमंत्री अगर किसी को साथ ले जा रहे हो तो यहां की मीडिया में खबर इस तरह से दिखाई जाएगी कि देखो भारत के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को लेकर विदेश गए, वहां जाकर के उन्हें किसी को पोर्ट दिला दिए तो किसी को जमीन दिला दिए तो किसी को माइंस दिला दिए। यहां के प्रधानमंत्री बकायदा चिल्ला चिल्ला कर निकल रहे हैं कि चलो उद्योगपतियों, तुम्हें मैं भारत के अंदर जगह दिलाने चलता हूं, तुम्हें वहां पर व्यापार कराने चलता हूं। खैर साहब, ये निकलते हैं बढ़िया से और निकल करके अपनी इस यात्रा की चर्चाएं शुरू होती हैं। यहां का GB न्यूज करके चैनल है, उस पर आता है कि प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग गिवन ए हीरोज वेलकम। उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हो रहा है और हीरो की तरह वेलकम को यहां पर दिखाया जा रहा है। GB न्यूज बता रहा है, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट है कैथरीन फोस्टर, ये अपनी तरफ से मुंबई में खड़े होकर के दिखा रही है कि देखिए किस तरह की तैयारी चल रही है। लगातार लाइव अपडेट चल रहे हैं ब्रिटेन में कि ओहो भारत में इनका आगमन हुआ है, इनके साथ बहुत तगड़ा बर्ताव हो रहा है। यहां पर दिखा रहे हैं, देखिए पोस्टर लगे हुए हैं, लोग इस तरह से सजे हुए खड़े हैं, दीवारें सजी पड़ी हैं। कीर स्टारमर के स्वागत में रोड्स के ऊपर इस तरह के होर्डिंग लगे हैं। इनको हमारे यहां का BMC का चुनाव देखना चाहिए जहां पार्षदों के लिए भी बड़े पोस्टर लगते हैं। खैर एनीवे, फिलहाल के लिए हम इनको यही बता रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है। और ब्रिटिशर्स इस बात को देखकर अभिभूत हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन में अब इन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए भारत के साथ इस ट्रेड डील को करना इनकी मजबूरी बन गया था। अब वहां की सरकारों के लिए, ब्रिटेन की सरकार के लिए भारत इतना कंपलसरी हो गया था कि अगर इसके साथ हम ट्रेड डील साइन नहीं किए तो हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य हुआ करता था। 2020 में जब बाहर निकला, इस घटना को ब्रेग्जिट कहा गया। पिछले 5 सालों में ब्रिटेन के अंदर लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। हर प्रधानमंत्री की चेष्टा है कि वो भारत के साथ डील करे, चाहे बोरिस जॉनसन हो, चाहे लिज ट्रस हो, फिर चाहे ऋषि सुनक हो और या कीर स्टारमर हो। हर प्रधानमंत्री एक ही मकसद के साथ कि भारत के साथ करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन कर नहीं पाते, जनता सरकार से पलट देती है। इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि भारत के साथ में डील करो तभी जाकर सरवाइव करोगे।
कुल मिलाकर के ब्रिटेन की जरूरत बन चुका है भारत। भारत ने इनके सम्मान में इस तरह से झंडे वंडे लगाकर वेलकम दिया। इस पिछले साल में जब ये चुनाव जीत करके आते हैं तब ये जुड़ते हैं कि सर वो लोग तो नहीं करवा पाए, हम विपक्ष में बैठे थे, हम करवाएंगे, हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर 2021 से जगा हुआ अलख 2025 में लगभग 14 राउंड की वार्ता के बाद समराइज हुआ और फरवरी में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने फिर 2025 में चर्चाएं शुरू की। फाइनली मई में दोनों देशों की सरकार ने घोषणा की कि बातचीत पूरी हो गई है और इसी महीने केंद्रीय मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अगस्त में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा प्रस्तावित होती है। नरेंद्र मोदी जुलाई एंड में असल मायने में यूके पहुंचते हैं। बात होती है कि चलिए फाइनली अब दोनों देश इस बात पर सहमति जताते हैं कि जो सामान आप हमें भेजेंगे उस पर हम 0% टैरिफ लेंगे, आप हमारी तरफ भेजोगे शुरुआत में हम 3% टैरिफ लेंगे। यानी कि टैरिफ को मिनिमलिस्टिक करने पर बातचीत होती है। जिस टैरिफ को लेकर आज ब्रिटेन, भारत और अमेरिका भिड़े पड़े हैं, भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने थोप रखा है, भारत और यूके 0% टैरिफ की तरफ बढ़ रहे हैं। 99% भारतीय सामान अब यूके में जाएगा जिस पर 0% टैरिफ लगेगा। यानी भारतीय सामान को बेचते समय हमें ब्रिटेन को कुछ भी पैसा अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा। वहीं ब्रिटिशर्स को अगर भारत में सामान भेजना होगा तो उन्हें टैरिफ थोड़ा बहुत देना होगा। इस तरह की ट्रेड डील पर बात बनी है। लेकिन आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि भारत अगर कोई भी टैरिफ नहीं दे रहा तो ये तो भारत के लिए बड़ी बात हुई ना, भारत के लिए जीत जैसी बात हुई। हमें इस बात में डर की क्या आवश्यकता है? डर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे यहां उपभोक्ता ज्यादा है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत दुनिया के अंदर तीसरे नंबर देश पर खड़ा है, जो कि दुनिया में खरीदने की क्षमता में तीसरे नंबर पर है। ऐसे में अगर हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होते हुए और इतनी बड़ी परचेजिंग पावर रखते हुए किसी देश के लिए बाजार अगर बन गए तो वो तो मशीनें लगा लगाकर हमारे देश में सामान फेंकना शुरू कर देंगे। वो कम संख्या में हैं, उनकी लिमिटेड स्थिति है कि वो इतना ही सामान खरीद पाएंगे। लेकिन वाइसे वर्सा अगर वो भारत को बाजार बना लिए और भारतीय बाजार में अपना सामान मशीनें लगाकर गुलामी से पहले जो करते थे अगर वैसा करने लगे तो बाजार में भारत घाटे में जाना शुरू हो जाएगा। यही डर था जिसके चलते भारत ने इतना समय लिया वार्ता करने में कि कौन से उत्पादों पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, कौन से पर लगाएंगे, किस तरह से हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ट्रेड के डेफिसिट को कैसे खत्म करेंगे। सारी बातें अल्टीमेटली चलती रही। 21 के बाद 25 आ गया। 4 साल 14 राउंड की बातचीत के बाद में भारत और ब्रिटेन फाइनली सहमत हुए और बात बनी कि हम अभी फिलहाल $56 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करते हैं, इसे $112 बिलियन तक 2030 तक पहुंचाना होगा। भारत के प्रधानमंत्री अब स्वागत कर रहे हैं कीर स्टारमर का, जो कि भारत पहुंच चुके हैं। आप मुंबई में लैंड हो चुके हैं और आपकी प्रधानमंत्री से वार्ता होनी है। दोनों देशों के बीच में इसी ट्रेड पार्टनरशिप का अब एग्जीक्यूशन शुरू होगा, क्योंकि दोनों देश इस काम को कर चुके हैं, साइन हो चुका है। अब एग्जीक्यूशन के नाम पर ब्रिटेन की कौन सी कंपनियां भारत में काम करेंगी और भारत की कौन सी कंपनियां ब्रिटेन में काम करेंगी, इन सब पर चर्चा होगी। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों से आप इस यात्रा के महत्व को समझ सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोलते हुए होटल में फिर से यही बात दोहराते हैं अपने साथ लाए हुए सभी उद्योगपतियों के बीच में कि देखिए, भारत के साथ हमारा यह सबसे बड़ा ट्रेड वार्ता है। हम बहुत बड़ी टीम के साथ, अब तक की सबसे बड़ी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर के अब इनके साथ में रॉल्स रॉयस कंपनी के मालिक हों या ब्रिटिश टेलीकॉम, डियाजियो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश एयरवेज, इन सभी के जो प्रमुख कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं। ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स भारत पहुंच करके भारत में अपनी जमीनें तलाशेंगे कि भारत के साथ कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। अगर लाख करोड़ में बातचीत की जाए रुपये के अंदर, तो 4.34 लाख करोड़ का भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार है, जिसमें से लगभग 2.60 लाख करोड़ का भारत निर्यात करता है ब्रिटेन को और ब्रिटेन से भारत को होता है 1.75 लाख करोड़ रुपए का निर्यात। कुछ इस तरह से दोनों देशों के बीच में 1 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस बना रहता है। भारत व्यापार में लाभ कमाता है। अब सवाल यह आता है कि दोनों तरह के जब व्यापार होंगे तो ऐसी स्थिति में भारत के 99% सामान यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे और यूके के 99% सामान भारत में 3% टैरिफ के साथ आएंगे और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 120 बिलियन तक पहुंचाएंगे। ऐसे में यूके भारत को क्या भेजता है? तो आंसर है, ये भेजते हैं विस्की, जिन, साथ ही साथ ऑटोमोटिव, एरोस्पेस का सामान, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस, साथ ही साथ में जैसे लैम्ब है, सैल्मन है, चॉकलेट्स, बिस्किट्स है, कुछ ऐसे खाने के पदार्थ यूके एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत से कपड़े, भारत से फुटवियर, भारत से समुद्री जो सामान है वो भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजरली भारत
सेक्टर 1 का माल बेचता है, ये सेक्टर 2 और 3 का माल हमें बेचते हैं। अर्थात हम प्राइमरी इकोनॉमी के अंदर जो प्रथम सेक्टर है उसके सामान, जो एग्रीकल्चर से, फिशरीज से जुड़े हुए हैं, कपड़ों से जुड़े हुए सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। कपड़े ही तो हम पहले भी बंगाल से भेजा करते थे, आज वो बांग्लादेश का हिस्सा है। ऐसे में कुल मिलाकर के भारत को इस एक्सपोर्ट से लाभ यह हो सकता है कि हम अपना सामान बांग्लादेश से कम दामों पर ब्रिटेन में बेच पाएंगे। पर अगेन, कल को अगर बांग्लादेश भी एफटीए कर लिया तो फिर उसके अलग मायने होंगे, लेकिन फिलहाल की बात कही जा रही है कि भारत का कपड़ा अब ब्रिटेन में बांग्लादेश से और वियतनाम से सस्ता पड़ेगा, इसलिए भारत को इससे लाभ हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से जूते चप्पल के बाजार में भारत को कंपटीशन आसियान देशों से मिलता है। ऐसे में अगर एफटीए होता है, यानी कि 0% टैरिफ अब वहां लगेगा, तो भारत से बने हुए जो जूते के ब्रांड्स हैं वो वहां पर सस्ते पड़ने लगेंगे। भारत के साथ में इनके जो व्यापार हैं वो कुछ इस तरह से एक पाई के अंदर दिखाए जा सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में क्या सस्ता होगा, तो एक तरह से आने वाले 10 साल में 85% गुड्स जो है वो टैरिफ मुक्त हो जाएगा, जिससे विस्की और जिन भारत के अंदर सस्ती मिलने लगेगी। लग्जरी कारों, विशेष रूप से रॉल्स रॉयस की अगर बात करें तो वो 100% टैरिफ से 10% टैरिफ में आ जाएगी, जिससे कारों की कीमत में 20 से 30% तक दामों में कमी हो जाएगी। मैं कारों के बारे में आपको बताऊं तो भारत में लग्जरी कार का बाजार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए भारत में मर्सिडीज 44% बाजार लेकर चल रही है। लग्जरी कार भारत के अंदर बहुत तेजी से बिकना शुरू हो रही हैं। इसी नवरात्रि के सीजन में जब जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लागू हुए तो ऐसे में 2500 कार अकेली भारत में मर्सिडीज की बिकी हैं। भारत में तेजी से लग्जरी कार का बाजार बढ़ रहा है। ऐसे में रॉल्स रॉयस 20 से 30% अगर सस्ती पड़ने लगेगी तो भारत में उसे एक बड़ा बाजार मिल सकता है। वहीं खाद्य और पेय पदार्थ की अगर हम बात करें तो खाने में सालमन मछली हो, लैम हो, चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, ये टैरिफ के कम होने से सस्ते पड़ने लगेंगे। कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस सस्ती होंगी, फैशन और कपड़े के सामान सस्ते हो जाएंगे। साथ ही साथ में भारत के अंदर हम बात करें सेक्टर वाइज तो टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट आधारित होगा, इसे फायदा होगा। गहने और चमड़े चूंकि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, इन्हें लाभ होगा। इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, दवाइयां, मेडिकल डिवाइसेस, खाने पीने के सामान, मसाले, समुद्री प्रोडक्ट्स भी अब हम लोग बड़े आसानी से और बड़े मात्रा में बेच पाएंगे। केमिकल्स और स्पेशलिटी मटेरियल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक कंपनियों को बहुत फायदा होगा। कुल मिलाकर के एफडीए से भारत का जो इतना % टैरिफ है अब वो सीधा 0 की तरफ आ रहा है। इससे भारत को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट जो है वो अब टैरिफ मुक्त होकर बढ़ने लगेगा। इससे भारत में निर्यात में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो काम करने के लिए लोग चाहिए जो उद्योग धंधों में लगकर काम करेंगे, चाहे कपड़े का हो, चाहे जूते चप्पल का हो। लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छोटे स्तर पर जिस तरह से गहने बनाने के लिए छोटे उद्योगों की जरूरत होती है, तो एमएसएमई के अंदर बढ़ावा मिलेगा। निवेश में भारत के अंदर बढ़ोतरी होगी। जब बहुत सारी कंपनियां भारत से व्यापार करेंगी तो वो इन्वेस्ट भी करेंगी। इससे कुल मिलाकर के भारत का आर्थिक विकास होगा। इस तरह से भारत को कुल मिलाकर के इन चीजों से लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ डेयरी उत्पाद, सेब और ओट्स और खाद्य तेल को एफटीए से बाहर रखा गया है, जिससे हम अपने देश के अंदर जो किसानों का उत्पादन है या किसानों के साथ में जो डेयरी है उसको सुरक्षा दे सकते हैं। यह दर्शाता है कि अगर हम कल को यूएसए के साथ भी डील करेंगे तो ऐसे में हम यूएस के साथ भी इन सेक्टर को, जो कि किसान आधारित हैं, उन्हें हम बचाकर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ भारत का जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें कि आईटी, फाइनेंस, लीगल, एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, इन्हें भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक यह है कि भारत इस ट्रेड डील में वीजा नियमों में ढील नहीं दिलवा पाया। यूके ने अपनी तरफ से कहा है कि इस पूरी घटना में वीजा नियमों में कोई कटौती नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने इन दिनों अपने देश में बाहर से आए हुए लोगों के प्रति बहुत ज्यादा घृणा देखी है। ऐसे में वो वीजा नियमों में ढील देने से डर भी रहे हैं कि भारतीयों को बड़ी संख्या में नहीं बुलाना है, लेकिन हां, हम इन लोगों के साथ काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, भारत के साथ में अगर ये व्यापार करते हैं और ब्रिटिश गुड्स भारत आना शुरू होता है तो भारत की शराब कंपनियां जो भारत में ही रह करके इंटरनेशनल ब्रांड्स बनाने लगी हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, व्यापार अंत तक कहां पहुंचेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे सबके दिमाग में यह जरूर रहेगा कि कहीं इन सब से व्यापार करते हुए भारत घाटे में तो नहीं चला जाएगा। भारत इनसे व्यापार करते हुए पुरानी यादें तो ताजा नहीं कर लेगा। आंसर है इसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत दुनिया के अगर अंदर 193 देश हैं तो उनमें से लगभग 140 देशों के साथ आज व्यापार करता है। फिर आप कहेंगे सर मुक्त व्यापार किन के साथ करता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखता है। यानी इनके साथ व्यापार करने में बहुत ही नॉमिनल टैक्सेशन हमें देने पड़ते हैं। अर्थात भारत ऑलरेडी जब इस तरह के व्यापार में है तो हमें डरने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ भारत का ब्रिटेन फिलहाल के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार नहीं है। भारत ऑलरेडी चाइना से और अमेरिका से सबसे ज्यादा व्यापार करता है। ऐसे में इनके आगमन से भारत की इकोनॉमी को निश्चित ही बूस्ट मिलेगा। अमेरिका द्वारा भारत के साथ जो टैरिफ खेला जा रहा है उसे एक बहुत ही काउंटर पुश मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली भारत उसे काउंटर ढंग से कर पाएगा। इसीलिए उम्मीदें सकारात्मक रूप से हो तो बेहतर है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपने लिए जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।